नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों को सीजी सेट और जो आपका यूजीसी नेट है, जिसका पेपर वन है, जो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, उसकी हम लोग यहाँ पे निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को 13 क्लासेस और प्रोवाइड करा चुका हूँ, 13 क्लासेस, जिसमें हमने यूनिट 1 का कंप्लीट किया और यूनिट 2 भी कंप्लीट किया, कवर किया था। आज ये यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर है दोस्तों। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 या फिर यूनिट 4 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को 13 क्लासेस दिया है। यदि आप वह नहीं देखें तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि जो हर एक सेशन है, हर एक क्लास है जिसमें हमने पढ़ाया आपको थ्योरी भी और एमसीक्यू, वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ हमने आपका यूजीसी नेट में जितने भी आए हुए प्रश्न हैं उसको भी कवर करते चल रहे हैं। अदर राज्य के जो सेट के जो परीक्षा हुए हैं उसके भी क्वेश्चन हम लोग उसमें लेते चल रहे हैं, और थ्योरी हम लोग साथ में करते चल रहे हैं। ठीक है। तो ओवरऑल आपका सिलेबस यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। 15 सितंबर तक हमारा टारगेट है कि आप लोगों का 15 सितंबर तक हम लोग ये पेपर 1 की पूरा तैयारी करा दें। थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से हम पूरी चीज़ों को कवर करते चल रहे हैं। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वो वीडियो मिल जाए। जिन्हें भी पीडीएफ नोट्स अगर खरीदना होगा तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8962530503 पर। ठीक है। तो चलिए यूनिट 2 का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, जो कि आपका शोध अभी रुचि वाला जो सेक्शन है, उसके हम लोग एमसीक्यू करते हैं। शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है। देखिए यहाँ पर एसर्शन और आपका रीजन बेस्ड यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये जो 4 पॉइंट है इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अभी जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैंने इसको बार बार कॉपी नहीं किया है। ठीक है। कॉपी कहने का मतलब है हर क्वेश्चन में ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है ये ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये ऑप्शन बी में है दोस्तों। ठीक है। ये ऑप्शन सी में क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। और ऑप्शन डी ए गलत है और लेकिन आर सही है। ये सभी आपको हर क्वेश्चन के लिए मान के चलना है कि आपको ये आंसर लेना है, ऑप्शन लेना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये लेकर के रखना है। ठीक है। और क्वेश्चन हम लगाते चलेंगे जिसमें आप लोगों को ये बार बार चारों चीजें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है। क्योंकि लिखने में भी टाइमिंग जाता है ना, कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा समय तो लगता नहीं, पर जो लोग नोट्स खरीदे हुए हैं, जो लोग प्रिंट करा के पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा पेजेस नंबर बढ़ जाएंगे। दैट्स वाई हमने इसे यहाँ पर कॉपी नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला लिखा हुआ है, प्रत्यक्षवादी अर्थात पॉजिटिविज्म शोध में जो मूल्य मुक्त वैल्यू फ्री होते हैं और पूरी तरह से जो निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त करने की जो वकालत की जाती है, ये लिखा गया है। कथन क्या लिखा गया है कि प्रत्यक्षवादी शोध में मूल्य मुक्त वैल्यू फ्री और पूरी तरह निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त करने की वकालत की जाती है। कारण है, प्रत्यक्षवाद के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में मानवीय भावनाएं और पूर्वाग्रह शोध के परिणामों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आपका जो कारण लिखा हुआ है, प्रत्यक्षवाद के अनुसार सामाजिक विज्ञान में मानवीय भावनाएं और पूर्वाग्रह शोध के परिणामों को प्रभावित नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है आपका। तो ये भी सही है आपका। प्रत्यक्षवादी शोध में जो कथन दिया है, मूल्य मुक्त वैल्यू फ्री और पूरी तरह से निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त करने की वकालत की जाती है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सत्य है। देखिए जो कथन लिखा है, प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म वैज्ञानिक पद्धति और जो आपका वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी पर ही जोर देता है। इस पे आपके वैज्ञानिक पद्धति जो आपका साइंटिफिक एनालिसिस बोलते हैं या मेथड बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, जो वस्तुनिष्ठता होता है, उसी पर ही क्या करता है, फोकस करता है, उसी को ही एम्फसाइज, उसी को ही जोर करता देता है। ये मानता है कि शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत विचारों से ही दूर रहकर के पूरी तरह निष्पक्ष, मतलब कि आपका मूल्य मुक्त अर्थात वैल्यू फ्री, ठीक है, वैल्यू फ्री होकर के शोध करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। और कारण भी देख लीजिए, वो भी सही है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में मानवीय भावनाएं, जो मानवीय भावना है ना, और पूर्वाग्रह जो शोध है, इसके परिणामों को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। क्योंकि प्रत्यक्षवाद के अनुसार सामाजिक जो घटना है उसका अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही होना चाहिए। इसके जैसे होना चाहिए, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, जहाँ जो मानवीय भावनाएं हैं, पूर्वाग्रह है या व्यक्तिगत जो प्राथमिकता है, उसका निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से देखेंगे ए और आर दोनों ही सही है यहाँ पर, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, उत्तर प्रत्यक्षवाद बहुपद्धति दृष्टिकोण ट्रायंगुलेशन का पुरजोर समर्थन करता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद मतलब पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात कर रहा है। बहुपद्धति दृष्टिकोण, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रायंगुलेशन, का पुरजोर समर्थन का करता है। ठीक है, बिल्कुल समर्थन करता है यहाँ पर। कारण देखिए, बहुपद्धति जो दृष्टिकोण का उपयोग करने से
बहुपद्धति दृष्टिकोण ट्रायंगुलेशन का उपयोग करने से शोध की जो वस्तुनिष्ठता होती है और विश्वसनीयता बढ़ती है, क्योंकि किसी भी एक पद्धति से वास्तविकता को पूरी तरह नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ए और आर यहाँ पे भी दोनों सत्य हैं। देखिए, उत्तर प्रत्यक्षवाद जो होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये मानता है कि पूरी तरह से जो पूर्ण शुद्धता प्राप्त करना एक प्रकार से कठिन है। पूरी तरीके से जो आपका एनालाइज करके जो रिजल्ट है वो आपका 100% एक्यूरेट आए, शुद्धता के साथ रहे, वो कठिन है दोस्तों। कौन बोलता है ऐसा? पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसलिए किसी भी घटना को समझने के लिए एक से अधिक क्या करता है, तरीकों या जो आपकी पद्धति है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रायंगुलेशन, इसका उपयोग करता है, इसका वकालत करता है, समझ लीजिए। और कारण यहाँ पे देखिए, बहुपद्धति जो आपका दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं त्रिकोणीय, आपका त्रिकोणीकरण बोलते हैं जिसको ट्रायंगुलेशन बोलते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों को मिलाकर के सच्चाई के करीब पहुंचने में मदद करता है। ये किसी भी एक विधि की कमियों को दूर करके शोध की जो विश्वसनीयता है उसको बढ़ाता है, विश्वसनीयता को। यही कारण है कि आपका जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है ना, पोस्ट पॉजिटिविज्म है आपका, इसको समर्थन करता है। ठीक है, तो ए और आर यहाँ पे भी दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए कौन सा बात कर रहा हूँ मैं? ये वाला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आप लोग गलत मत करिएगा कि कथन सही है करके। कथन और कारण दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब कि कारण सही व्याख्या कर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर बार मैं इसको कॉपी नहीं किया हूँ, लिखवाया नहीं हूँ, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों ने जो नोट्स बाय किया है उनको फिर दिक्कत जाएगा। कुछ लोग तो मोबाइल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने प्रिंट करवाया है उनको थोड़ा सा समस्या होता है नंबर ऑफ पेजेस की वजह से। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अनुप्रयुक्त शोध जिसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड जो रिसर्च है इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सिद्धांतों का परीक्षण करना होता है। अनुप्रयुक्त शोध जो है अप्लाइड रिसर्च है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो फाउंडेशनल जो सिद्धांत होते हैं, बुनियादी जो सिद्धांत हैं, उसका परीक्षण करना होता है। ये तो गलत बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुनियादी सिद्धांतों का परीक्षण या नए सिद्धांतों का निर्माण करना मौलिक जो शोध है, फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है। जो आपका क्या बात कर रहे हैं, बुनियादी जो सिद्धांत है, जो आपका नए सिद्धांतों का निर्माण करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च का उपयोग करते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च का नहीं करते हैं। दूसरा कारण बोल रहा है, अनुप्रयुक्त शोध सामाजिक या आपका व्यावसायिक समस्याओं, ठीक है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान के लिए ज्ञान लागू करने पर केंद्रित करता है। ये बात तो सत्य है। ठीक है, मतलब ए यहाँ पर गलत है और आर आपका सही है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन से जाएंगे? ऑप्शन नंबर हम लोग को डी जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ए गलत है, आर सही है। ठीक है, चलिए पिछली क्लासेस की तरह ही इसे भी हम यहाँ पे बनाते चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रियात्मक शोध। अच्छा, ये जो आपका अनुप्रयुक्त शोध है अप्लाइड रिसर्च, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो अप्लाइड रिसर्च होता है ये अनुप्रयुक्त शोध, इसका जो मुख्य उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य समाज या किसी संगठन के सामने जो आ रही तात्कालिक जो आपका समाधान खोजने के लिए है। जो भी आपका समस्या है या व्यवहारिक जो है उसका समाधान, उसको खोजना ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, इसमें जो मौजूदा सिद्धांत ज्ञान को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्रियात्मक शोध जिसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च की प्रकृति चक्रीय जो होती है, साइक्लिक होती है। एक्शन रिसर्च की जो प्रकृति होती है, जो वो उसकी साइक्लिक होती है, ये बोल रहा है। ठीक है, और कारण क्या बोल रहा है कि क्रियात्मक शोध की जो प्रक्रिया योजना, प्लान, क्रियान्वयन, एक्ट, परीक्षण, ऑब्जर्व और चिंतन, रिफ्लेक्ट के काम में चलती है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। प्लान करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखना चाहिए कि एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया तो आपकी चक्रीय साइक्लिक होती है, चक्रीय होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और कारण भी आपका बिल्कुल सही है। और ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक है ना, एक्शन रिसर्च जिसको हम क्रियात्मक शोध बोल रहे हैं, इसकी प्रकृति कैसी होगी याद रखेंगे, ये साइक्लिक नेचर का होगा। ये लगातार एक निश्चित क्रम में चलता है जिसका चक्र योजना बनाना होता है। और उस योजना में आपका क्या होगा, पहला प्लान को क्या करेंगे, फिर हम एक्ट करेंगे, एक्ट के बाद हम जो हुआ है एक्ट उसको ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व के बाद हम चिंतन करेंगे जिसको बोल रहा है रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न 5, गुणात्मक शोध में आगमनात्मक इंडक्टिव तर्क प्रणाली का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें इंडक्टिव लॉजिक मेथड का उपयोग किया जाता है। क्या होता था आगमनात्मक जो आपका मेथड, वो कौन सा होता है दोस्तों, जिसमें हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, मतलब स्पेसिफिक टू आपके जनरल की ओर। तो गुणात्मक शोध में इसी का उपयोग होता है, जिसमें आपका पहले उदाहरण के साथ आप नियम बनाएंगे।
कारण है कि आगमनात्मक प्रणाली में शोधकर्ता पहले से मौजूदा किसी स्थापित सिद्धांत की सत्यता को जांचने के लिए डेटा एकत्र करता है। गलत बात भाई, पहले से स्थापित सिद्धांत इसमें नहीं होता, वो डिडक्टिव मेथड होता है। इसमें उदाहरण से आपका सिद्धांत की ओर बढ़े। तो आपका ए तो सही है लेकिन आर गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, देख लीजिए यहाँ पर, ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आपका आर गलत है, इसे याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी। जबकि ऑप्शन नंबर डी क्या होता है कि ए गलत है और आर सही है। और अगर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन नंबर ए, और अगर ए और आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है तो ऐसे में कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी और बाह्य वैधता जो होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी, इसके बीच का अक्सर एक विरोधाभास या समझौता ट्रेड ऑफ होता है। ठीक बात है ये, है ना। आपका जो प्रयोगात्मक शोध होता है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी और बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी के बीच में अक्सर एक विरोधाभास बिल्कुल होता है और उसमें एक समझौता भी होता है, ट्रेड ऑफ भी होता है। कारण देखिए, प्रयोगशाला में के भीतर अंदर में जो बाह्य चरों पर नियंत्रण बढ़ाने से शोध की जो आंतरिक वैधता होती है, इंटरनल जो वैलिडिटी होती है, तो वो बढ़ती है। अगर प्रयोगशाला के भीतर जो बाह्य चर होते हैं, है ना, उससे आपकी नियंत्रण बढ़ाने पर जो आंतरिक वैधता है वो बढ़ती है। लेकिन वास्तविक दुनिया में इसके सामान्यीकरण जनरलाइजेशन की क्षमता कम हो सकती है, ये बिल्कुल बात सत्य है। देखिए, प्रयोगात्मक शोध में आंतरिक और जो बाह्य वैधता के बीच एक संतुलन, ट्रेड ऑफ जिसको बोलते हैं, है ना, जो समझौता हो रहा है, एक संतुलन हो रहा है, उसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं, उसको बनाना पड़ता है। कब? जब आपके आंतरिक और बाह्य वैधता के बीच आपका एक्सपेरिमेंटल हो रहा है तो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि जब शोधकर्ता प्रयोगशाला में बाहरी चर, है ना, एक्सटर्नल जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, उसको नियंत्रण बढ़ाता है उस पर, तो शोध की जो आंतरिक शुद्धता होती है, इंटरनल वैलिडिटी होती है, वो बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, शोध की जो आंतरिक वैधता है वो आपकी बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखेंगे कि इससे वास्तविक दुनिया से क्या हो रहा है, ये दूर होते जा रहा है। ठीक है भाई, आंतरिक शुद्धता क्या है, यहाँ पे बढ़ते जा रही है, इंटरनल वैलिडिटी को बढ़ती है यहाँ पे, लेकिन जो वास्तविक दुनिया से ये क्या हो रहा है, दूर होते जा रहा है, जिससे उसका क्या करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, जिसको बोलते हैं आपका जनरलाइजेशन। इसकी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। एक्सटर्नल वैलिडिटी बोला जाता है इसको। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या हो जाएगा, इससे आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, वैलिडिटी को। तो याद रखेंगे कि जब कभी भी शोधकर्ता प्रयोगशाला में बाहरी चरों पर नियंत्रण बढ़ाता है तो शोध की जो आंतरिक शुद्धता वो बढ़ जाती है, लेकिन वास्तविक दुनिया से ये क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है, जिससे उसका सामान्यीकरण, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी, कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, और ए और आर दोनों ही सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। ऐतिहासिक शोध में, जो हिस्टोरिकल रिसर्च में, आंतरिक आलोचना इंटरनल क्रिटिसिज्म, ठीक है, को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपका ऐतिहासिक शोध में आंतरिक आलोचना जो होती है, इंटरनल क्रिटिसिज्म, उसको उच्च प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल बात सत्य है। कारण है, आंतरिक आलोचना ये निर्धारित करती है कि किसी ऐतिहासिक दस्तावेज के भीतर लिखी गई बातें कितनी सत्य है और विश्वसनीय है। आंतरिक आलोचना ये बताता है, इंटरनल क्रिटिसिज्म, कि जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लिटरेचर हैं, है ना, जो अन्य दस्तावेज हैं, उसके भीतर जो लिखी गई जो बातें हैं वो कितनी सत्य और विश्वसनीय है। ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ए और आर दोनों ही यहाँ पर सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऐतिहासिक शोध में आंतरिक आलोचना को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, और आंतरिक जो आलोचना है वो यही बताता है कि जो लिखी गई बात है दस्तावेज में वो कितनी सत्य है और विश्वसनीय है। ठीक है, जबकि हिस्टोरिकल रिसर्च में एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म सिर्फ आपके मटेरियल की बात करता है कि जो मटेरियल है वो सत्य है कि नहीं, है ना, ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ये देखा जाता है कि वो जो मटेरियल प्राप्त हुआ है, जो भी बुक प्राप्त हुई है, वो सत्य है कि नहीं है। ठीक है, जबकि इंटरनल क्रिटिसिज्म में उसके अंदर लिखी गई जो बात है ना, बातें जो है कितनी सत्य और विश्वसनीय, ये बताता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन में समय के साथ होने वाली जो परिवर्तन का गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न, एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन के समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन का गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। ये तो गलत बात है दोस्तों। क्यों? समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन का गहराई से अध्ययन करने के लिए आपका हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन करते हैं। कौन सा? अनुदैर्ध्य शोध डिजाइन। पहले मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च
डिज़ाइन, इसका उपयोग किया जाता है। कब? जब लंबे समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन को गहराई से अध्ययन किया जाता है तब। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका अनुधैर्य, ठीक है? अनुधैर्य शोध डिज़ाइन, ठीक? ध्यान रखिएगा। एक क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का हम लोग उपयोग नहीं करते, बल्कि हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन का उपयोग करते हैं समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गहराई से समझने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे कारण देखिए, क्रॉस सेक्शनल शोध में डेटा एक ही समय बिंदु पर विभिन्न समूहों से एकत्रित किया जाता है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, कारण बिल्कुल सही है, ये गलत है। क्रॉस सेक्शनल जो है आपका, है ना, उसमें जो शोध में जो डेटा एक ही समय बिंदु पर अलग अलग समूह के साथ एकत्र किया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ए बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है? क्रॉस सेक्शनल कहने का मतलब है दोस्तों, इसको समझेंगे कि मान लीजिए आज ही के दिन 3 अलग-अलग हम लोग समूह चुनते हैं। जैसे पहला समूह में 10 साल के बच्चे, दूसरे में 20 साल, तीसरे में 30 साल के वयस्कों को हम लोग चुन लेते हैं और एक ही समय पर इन तीनों के समूह में डेटा लेते हैं और उनकी आदतों की तुलना की जाती है, ठीक है? एक ही समय में तीनों का डेटा ले रहे हैं और तीनों में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तब हम कौन-सा मेथड यूज़ करेंगे? क्रॉस सेक्शनल। जबकि आपका एक लंबे समय के साथ, है ना, एक लंबे समय मतलब मान लीजिए आज 10 साल के बच्चों का इंटरव्यू लें, फिर 10 साल इंतज़ार करके जब वो 20 साल के हो जाएँगे, फिर उनसे अब मतलब 10 साल का आप रुकते हैं, गैप हो गया, उसके बाद हम इंटरव्यू लेंगे, तो यहाँ पर जो गैप आ रहा है, तो उस समय हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का उपयोग करके यहाँ पर रिसर्च करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल को हम लोग आज ही के डेट में प्रयोग करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग लंबे समय में होने वाले परिवर्तनों को गहराई से अध्ययन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? और क्रॉस सेक्शनल में डेटा एक ही समय बिंदु पर विभिन्न समूह से एकत्र किया जाता है, जैसे मैं बता दिया 10 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक? उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे दोस्तों आप। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विवरणात्मक शोध जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हमने पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आता है वो। तो विवरणात्मक शोध जो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसमें शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ये बोल रहा है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा भी था कि जो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो शोधकर्ता का इसमें चरों पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में शोधकर्ता का चरों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वह केवल वर्तमान स्थिति या घटना का वैसा ही वर्णन करता है जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में भी इसको कहा जाता है, मतलब किया जाता था। इस शोध का उद्देश्य केवल ये रिपोर्ट करना है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है? तो इस पे चरों का कोई प्रभाव नहीं रहता, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों, जहाँ पर ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है? जो पहले क्लासेस पढ़े होंगे ना, जो कंटिन्यू क्लास देख रहे होंगे हमारा, उनको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वो बनाते भी चल रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है दोस्तों, एक प्रकार का जो पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्न है उसको भी मैं मर्ज कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें हमने सिलेबस पढ़ा है उसके अनुसार हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे करते चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे वो क्वेश्चंस को यहाँ पे बीच-बीच में लगाते भी चल रहे होंगे, अपना बुद्धि लगाते चल रहे होंगे, क्योंकि ओवरऑल एग्जाम आपको देना ही है। तो ये एक प्रकार का प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों का, ठीक है? मैं सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, दैट इज़ अदर थिंग, और आप लोग प्रैक्टिस भी साथ में करते चलेंगे, क्योंकि लास्ट में एग्जाम आप ही को देना है और एमसीक्यू बेस्ड ही आपका एग्जाम होंगे। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एमसीक्यू कराऊँ, क्योंकि परीक्षा में एमसीक्यू ही आएगा, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। थ्योरी का हम लोग ज़्यादा पढ़ के अचार डालना नहीं है, थ्योरी उतना पढ़ना है समझदारी के लिए, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा करना है क्योंकि पेपर निकलना है। दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक आप कॉन्सेप्ट, है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, एमसीक्यू ज़्यादा करने का फ़ायदा बता रहा हूँ कि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन आए बन जाएगा। दूसरा कि यदि आपके विगत वर्ष के प्रश्न से क्वेश्चन आ गए तो डायरेक्टली ओल्ड जो क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगे दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है? तो कुल मिला के आपका हमारा टारगेट है कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस और अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आए, खास करके जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं अभी पेपर 1 के लिए, ठीक है? पेपर 1 में हम चाहते हैं कि हम आपको अच्छा कंटेंट दें। हर दिन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अपने नोट्स और 3-4 बुक्स से यहाँ पर कंपाइल करा के नोट्स को तैयार करवाता हूँ, डेली टाइप करवाता हूँ, उसको रीचेक करता हूँ। इस वजह से आपको डेली यहाँ पे क्लासेस में एक ही वीडियो प्रोवाइड करा पा रहा हूँ और नोट्स भी आप लोगों को उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप जाते जा रहा होगा। उम्मीद करता हूँ जो लोग मेरे से नोट्स लिए वो समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है? और अच्छा, एक बात और याद दिलानी है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो लोग नोट्स खरीदे हैं उन लोगों को 1 लाइनर प्रोवाइड करा दिया है। 1 लाइनर प्रोवाइड मैंने करा दिया है दोस्तों, यूनिट 1 का 1 लाइनर हमने उनको प्रोवाइड करा दिया है। अब ये यूनिट 1 आज समाप्त हो रहा है तो मैं 1 लाइनर आप लोगों को यूनिट 2 का भी आज ही दे दूँगा, ठीक है? वो भी टाइप हो गया दोस्तों। तो
तो यूनिट 1 और यूनिट 2 का आप लोगों को वन लाइनर आज मिल जाएगा इस क्लास 14 के बाद। क्लास 14 जैसे खत्म होगा, क्लास 14 का आपको पीडीएफ भी चले जाएगा और यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो वन लाइनर आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। धीरे धीरे ही सही हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं दोस्तों। सकारात्मक होकर आप तैयारी करते चलें। 10 से 15 सितंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। घटना क्रिया विज्ञान जिसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी, क्या बोलते हैं, फिनोमिनोलॉजी गुणात्मक शोध की एक प्रमुख विधि होती है। घटना आपके क्रिया विज्ञान जिसको बोल रहे हैं फिनोमिनोलॉजी गुणात्मक शोध जो होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की एक प्रमुख विधि होती है। बिल्कुल सही बात है ना। घटना क्रिया विज्ञान जिसको फिनोमिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ये गुणात्मक शोध की एक प्रमुख विधि है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, किसी विशेष घटना जो होते हैं या परिस्थिति को, जो भी घटना घटी है या फिर जो आपका सिचुएशन है उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको अनुभव करने वाले लोगों के जीवित अनुभव के साथ वास्तविक अर्थ का सार निकालना या समझना होता है। मतलब दोनों रिलेट करना है। मतलब मुख्य इसका उद्देश्य क्या है कि जो विशेष घटना घटी है उसके अनुभव करने वाले लोगों के जीवित अनुभव, जो लाइव एक्सपीरियंस होते हैं, उसके वास्तविक अर्थ और सार को समझना होता है। ठीक, फिनोमिनोलॉजी मतलब घटना क्रिया विज्ञान। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट घटना के बारे में व्यक्तियों के जीवित अनुभव, लाइव एक्सपीरियंस के सार को समझना होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मात्रात्मक शोध जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव शोध, क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के निष्कर्षों को बड़े पैमाने पर सामान्यीकृत अर्थात जनरलाइज किया जा सकता है। ठीक है भाई, बिल्कुल किया जा सकता है। मात्रात्मक कारण क्या बोल रहा है, मात्रात्मक शोध में संरचित उपकरणों और यादृच्छिक प्रतिदर्श रैंडम सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है जो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। देखिए आपका जो मात्रात्मक शोध है जिसको हम बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसके निष्कर्षों को आपके बड़ी जनसंख्या जो होती है उस पर आपको जनरलाइज किया जा सकता है, सामान्यीकृत किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि इसमें जो आपके संरचित उपकरण होते हैं, जैसे आपका प्रश्नावली हो गया और आपका यादृच्छिक प्रतिदर्श रैंडम सैंपलिंग का उपयोग होता है, जिससे चुना गया जो सैंपल पूरी जनसंख्या को क्या कर देता है, सटीक प्रतिनिधित्व कर देता है। प्रतिनिधित्व मतलब समझ, रिप्रेजेंट कर देगा उसको, है ना। जिसका हम लोग चुन लेंगे सैंपलिंग करने के बाद, तो जो सैंपल है पूरी आपकी जनसंख्या, ओवरऑल जनसंख्या का एक एग्जैक्ट आपका रिप्रेजेंट करके बताता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सत्य है, ए और आर दोनों ही सत्य है इसमें भी, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है शोध की समस्या का चयन करते समय। मतलब ये हम शोध के चरण को जब पढ़े थे तो ये पहला ही चीज है कि चयन करेंगे, मतलब फॉर्मुलेट करेंगे। उस समय केवल शोधकर्ता की व्यक्तिगत रुचि ही एकमात्र मानदंड होनी चाहिए। ये पूछ रहा है प्रश्न में कि उसका जो व्यक्तिगत इंटरेस्ट जो है वही एकमात्र उसका नॉर्म्स होना चाहिए, पूछ रहा है। बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए शोध की समस्या का चयन करते समय जो शोध करता है उसकी व्यक्तिगत जो रुचि होती है वो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एकमात्र ये मानदंड नहीं हो सकता, पहला चीज तो। इसके अलावा विषय की जो आपकी प्रासंगिकता होती है, संसाधन हो गए, समय हो गया, डेटा की उपलब्धता हो गया और सामाजिक उपयोगिता जैसे कई अन्य कारक भी होते हैं। समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट होना एकमात्र उसका कारण नहीं हो सकता। ठीक है, चयन करते समय, शोध के समस्या के चयन करते समय शोध की जो व्यक्तिगत रुचि ही एकमात्र की बात की है। कारण तो है बिल्कुल, लेकिन एकमात्र मानदंड होना चाहिए, ये गलत बात है। उसको डेटा चाहिए भाई, है ना। मान लीजिए आप ही हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए आप चाह रहे हैं कि मैं बन जाऊं असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अब क्या बन जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन आपके पास ना ही किताब है, ना ही अदर सोर्सेस है, ना ही ज्ञान का कुछ भंडार है। आप बन पाएंगे क्या, नहीं है। आपको नॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने नॉलेज नहीं रखा है, ज्ञान आपको मिल नहीं रहा है, तो आप इसको पा पाएंगे क्या, नहीं पा पाएंगे। तो एक मात्र आपकी चाह तो बिल्कुल इसका एक जरिया होती है। सबसे पहला जरिया तो यही है कि आपका डिज़ायर है, आपका चाह है कि आपको बनना क्या है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आपको है, लेकिन उसके लिए आपको क्या, बहुत कड़ी मेहनत करनी है। आपको अनेक संसाधन चाहिए, ठीक है, आपको बुक्स चाहिए, आपको कोचिंग चाहिए, ठीक है, सही गाइडेंस चाहिए। तो वो सभी चीज़ें भी इसका महत्व हिस्सा होती हैं। उसी प्रकार क्या है कि शोध की समस्या चयन करते समय केवल शोधकर्ता की जो व्यक्तिगत रुचि है एकमात्र मानदंड नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एकमात्र मानदंड होनी चाहिए इसमें लिखा है, पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये गलत है। दूसरा, यदि शोधकर्ता की रुचि विषय में नहीं है तो वह शोध कार्य के समय पर पूरा नहीं कर पाएगा। ये तो बिल्कुल बात सही है। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो अपने लक्ष्य को कैसे भेद पाएगा भाई। हर कोई व्यक्ति जहाँ जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है वो चीज़ें वो करता ही है और उसमें वो सफल हो जाता है। जबरन कोई किसी चीज़ को नहीं करा सकते। समझ रहे मेरी बात।
मान लीजिए विवाहित महिला है एक ये, ठीक है, और ये चाहती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। अब मान लीजिए इसका हस्बैंड है, ये बोल रहा है कि पढ़ लिख के क्या करेगी, है ना, फालतू जॉब मत कर। तो भाई ये इसका तो पूरा दिमाग इधर ही रहेगा, पर इसका दिमाग इधर रहेगा, ये ऑब्स्टेकल बन करके खड़ा है उसका। या ऐसा भी हो सकता है कि ये महिला है भाई, अब इसका पति बोल रहा है कि तुम पढ़ाई लिखो तो करो, तुम्हारे पास डिग्री है, पर इसको घर संभालना ही अच्छा लग रहा है ना। तो ये चीज़ें इसको जबरन कराई जाएंगी इस लड़की को या इस स्त्री को, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये जो है, ये जब चाहेगी कि मेरे को बनना है, तो अब इसको कोई नहीं रोक सकता भाई, है ना। ये जो महिला है, ये क्या है, सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का सिद्धांत, है ना, आप सभी जानते हैं। तो ये किसी भी कंडीशन में अपने लक्ष्य को पा के रहेगी, समझ रहे हो। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यदि शोधकर्ता की रुचि विषय में नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो शोध की कार्य समय पर पूरा नहीं होगी, मतलब वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, है ना। इंटरेस्ट होना सबसे बड़ा चीज़ है, आपके अंदर वो आग होना चाहिए, वो डिज़ायर होना चाहिए कि आपको बनना है क्या, ठीक है, आपको प्राप्त क्या करना है। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जो इंसान जैसा सोचता है, जैसा करता है, वह वैसा बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये एक बात, तो आपका पहला वाला जो है बिल्कुल गलत है और आर सही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 13, टाइप 2 त्रुटि, टाइप 2 एरर्स तब होती है, टाइप 2 एरर्स तब होती है जब शोधकर्ता एक गलत शून्य परिकल्पना हाइपोथेसिस को स्वीकार एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। टाइप 2 एरर में ये तब होता है जब शोधकर्ता, जो रिसर्चर होता है, वो गलत, मतलब जो आपका शून्य शून्य परिकल्पना, मतलब जो इसके हाइपोथेसिस को स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल सही बात है ये। कारण देखिए, टाइप 2 त्रुटि की संभावना कम करने के लिए प्रतिदर्श का आकार जो होता है, सैम्पलिंग साइज बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। टाइप जो 2 जो आपकी त्रुटि है, उसकी संभावना को अगर कम करना है, तो जो प्रतिदर्श का जो आकार होता है, जो सैम्पलिंग साइज होता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। पर क्या ये एक ही सही व्याख्या कर रहा है आर? टाइप 2 त्रुटि जो है, वो उसकी संभावना कम करने के लिए प्रतिदर्श का आकार को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे कथन क्या बोल रहा है कि टाइप 2 एरर तब होता है जब शोधकर्ता एक गलत शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से देखिए, जब शोधकर्ता एक गलत शून्य परिकल्पना, जिसको बोलते हैं फॉल्स नल हाइपोथेसिस, यहाँ पर आपका इंग्लिश में कंप्लीट नहीं लिखा है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, इसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे टाइप 2 त्रुटि कहा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर एक शोधकर्ता, एक रिसर्चर, एक जो आपकी फॉल्स जो नल हाइपोथेसिस है, शून्य गलत शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है, तो उसे टाइप त्रुटि कहा जाता है, टाइप 2 त्रुटि कहा जाता है, ठीक है। तो कथन तो बिल्कुल सही है ये वाला, है ना। और कारण भी देखिए ये भी सही है, क्योंकि सैंपल साइज जो होता है, उसको बढ़ाने से जो शोध की शक्ति है, शोध की जो शक्ति है, ट्रस्ट पावर बोल सकते हो, है ना, शोध की शक्ति, पावर ऑफ द टेस्ट बोल सकते हो, इसको टाइप 2 त्रुटि की संभावना को कम करता है। अगर हम लोग सैम्पलिंग को बढ़ा दें, सैम्पलिंग साइज को बढ़ाएंगे, तो वो टाइप 2 की संभावना को क्या करेगा, कम करेगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन आपका एक सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना। ये कारण जो है, ये सही नहीं बता रहा है कि टाइप 2 त्रुटि क्या होता है, इसलिए ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। बी क्या बोला है दोस्तों, ए और आर दोनों ही सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संभाव्यता, संभाव्यता प्रतिदर्श, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, पक्षपात मुक्त बायस फ्री निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल सही बात है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पक्षपात मुक्त बायस फ्री निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यकता होती है। आपकी संभाव्यता प्रतिदर्श, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जनसंख्या के प्रत्येक तत्व को चुने जाने का ज्ञात और गैर शून्य अवसर होता है, ठीक है। संभवतः प्रदेश में जनसंख्या के प्रत्येक तत्व को चुने जाने का जो ज्ञात और गैर शून्य अवसर होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सत्य हैं। और यहाँ पर ये बता भी रहा है कि अगर आपको चुनना है ना, इसका संभवतः प्रतिदर्श में, तो पक्षपात मुक्त निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक होता है। तो ए और आर दोनों ही सत्य है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। देखिए, जो आपका संभवतः प्रतिदर्श, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको निष्पक्ष या पक्षपात मुक्त बायस फ्री माना जाता है दोस्तों। पहला चीज़ तो इसको जान लीजिए। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसमें लॉटरी या रैंडम तरीके से क्या होता है, सिलेक्शन होता है, चयन होता है, जिससे जनसंख्या के जो प्रत्येक सदस्य या आपके जो तत्व हैं, उसके चुने जाने का जो अवसर है, प्रोबेबिलिटी है, पहले से क्या होता है, आपका ज्ञात होता है। और साथ ही साथ गैर शून्य जो नॉन जीरो होता है, अवसर होता है इसमें, अर्थात किसी के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं होता, बायस फ्री होता है। इसलिए ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कोटा प्रतिदर्श, जिसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, गैर संभाव्यता, नॉन प्रोबेबिलिटी प्रतिदर्श होता है।
बिल्कुल सही बात है। जो कोटा सैंपलिंग होते हैं एक प्रकार का गैर आपके संभाव्यता नॉन प्रोबेबिलिटी प्रतिदर्श होते हैं। कारण देखिए, कोटा प्रतिदर्श में शोधकर्ता जनसंख्या को विभिन्न श्रेणियों में बांटने के बाद यादृच्छिक रैंडम तरीके से सदस्यों का चयन करता है। गलत बात है भाई। देखिए, कोटा प्रतिदर्श एक निश्चित रूप से एक गैर संभाव्यता नॉन प्रोबेबिलिटी विधि होती है, पहले तो जान लीजिए। जो कोटा सैंपलिंग होता है वह एक प्रकार के नॉन प्रोबेबिलिटी प्रतिदर्श नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों, मेथड है, विधि है। लेकिन आपका यहाँ पे कारण गलत क्यों है? क्योंकि कोटा तय करने के बाद सदस्यों का चुनाव गैर यादृच्छिक होना चाहिए, नॉन रैंडम होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या लिख दिया, रैंडम लिख दिया। ये चीजें गलत हो गई। जैसे कि आपका आपकी सुविधा हो गई, कन्वीनियंस हो गया, या निर्णय के बाद जो आधार उसका बनाया जाता है, आधार किया जाता है, वो आपका रैंडम तरीके से यहाँ पे नहीं होता है। ठीक भाई। नॉन प्रोबेबिलिटी है ये विधि, तो इसमें क्या हो रहा है, नॉन रैंडम तरीके से आपका यहाँ पे चयन होता है दोस्तों। ठीक है, कोटा तय करने के बाद सदस्यों का चुनाव नॉन रैंडमली होगा, इसलिए आपका ए सही है और आर गलत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध जो डिजाइन होते हैं, रिसर्च का डिजाइन होता है दोस्तों। शोध प्रक्रिया की एक ब्लूप्रिंट या रूपरेखा होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ब्लूप्रिंट है, एक प्रकार का खाका है, ये ब्लूप्रिंट है। ठीक है, रूपरेखा तैयार होती है इससे। ये डेटा संग्रह और विश्लेषण की विधियों से लेकर के अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी योजना की निर्धारित करती है। बात बिल्कुल सत्य है भाई, ये भी एकदम सही है। मतलब कि ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो शोध डिजाइन होता है, रिसर्च डिजाइन, इसको शोध की ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है इकट्ठा करने, उसको आपका मापना है, मापने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए पूरी रूपरेखा और वैचारिक संरचना यहाँ पे क्या करता है, तैयार करता है दोस्तों। तो ए और आर दोनों ही सत्य है और आर की सही व्याख्या करता है। 17 है पायलट स्टडी। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ना आप लोगों को कैसे दिख रहे होंगे कि सर थ्योरी में तो 2-4 क्वेश्चंस इसमें से अलग अलग आ रहे हैं। तो भाई, हर चीज़ थ्योरी में आपको नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें जो है आप लोगों की यहाँ पर एमसीक्यू में भी कराया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है आपके परीक्षा से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सिलेबस से कराते जा रहा हूँ। सिलेबस में जो आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चंस तो आपको दिख रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को जो दिखेंगे वो आपका यूजीसी नेट और सेट के होंगे, जो अलग क्वेश्चन दिखने को मिल रहे हैं। जैसे पायलट स्टडी मुख्य शोध कार्य होने से पहले की जाने वाली एक लघु स्तरीय प्रारंभिक जाँच होती है। ठीक है, इसीलिए हर एक चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे, एमसीक्यू हो चाहे थ्योरी हो। पायलट स्टडी जो है मुख्य शोध कार्य शुरू होने से पहले की जाने वाली एक लघु स्तरीय प्रारंभिक जांच होती है। बिल्कुल सही है, एकदम ट्रू बात है ये, ध्यान रखेंगे, पायलट स्टडी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे कारण लिखा है कि पायलट स्टडी का उद्देश्य मुख्य शोध के लिए बड़े पैमाने पर डेटा को एकत्र करना और अंतिम निष्कर्ष जारी करना होता है। ये गलत बात है भाई। देखिए, पायलट स्टडी जो है मुख्य शोध से पहले की जाने वाली एक छोटी सी स्टडी होती है। ये आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, टेस्टिंग हो गया या फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, ताकि टूल्स की कमियों को यहाँ पे सुधारा जा सके। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र करना नहीं होता और ना ही अंतिम निष्कर्ष निकालना होता है, बल्कि आपका मुख्य रूप से इसको यहाँ पे शोध से पहले की जाने वाली एक छोटी स्टडी के रूप में जाना जाता है। ए सही है और डी आर गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, परिकल्पना जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस, इसका निर्माण गुणात्मक शोध के हर प्रारूप में अनिवार्य होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, हाइपोथेसिस का निर्माण गुणात्मक शोध के हर प्रारूप में अनिवार्य होता है। गलत बात है भाई। पहला चीज तो गुणात्मक शोध जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ये पहले से जो परिकल्पना बनाना अनिवार्य नहीं होता इसमें, क्योंकि ये खोजपूर्ण होता है। इसका उद्देश्य पहले से तय किसी भी बात को सिद्ध करना नहीं है, बल्कि डेटा के माध्यम से नए सिद्धांतों को विकसित करना होता है, जिसको हम बोल रहे हैं इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, कारण है गुणात्मक शोध अक्सर खोजपूर्ण एक्सप्लोरेटरी प्रकृति का होता है, जहाँ सिद्धांतों के परीक्षण करने के बजाय नए सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, गुणात्मक शोध में पहले से जो परिकल्पना बनाना अनिवार्य नहीं होता, इसलिए ये तो आपका पूरा सा गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो खोज, ये आपका क्या है, खोजपूर्ण है ना। इसका उद्देश्य पहले से जो तय किसी बात को सिद्ध करना नहीं, बल्कि क्या है, जो डेटा है, डेटा के माध्यम से जो जानकारी, उसके माध्यम से नए सिद्धांत को विकसित करना होता है, इंडक्टिव अप्रोच होता है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर आपका आर तो बिल्कुल सत्य है और ए गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संदर्भ लेखन में, है ना, जब रेफरेंस राइट करते हैं, रेफरेंस लिखते हैं, तो LBID डॉट का उपयोग तब किया जाता है जब एक ही स्रोत को लगातार 2 या 2 से अधिक बार आपको लिखा जाए, उद्धृत किया जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो कथन है बिल्कुल सत्य बात कहा है इसमें।
संदर्भ लेखन आपका जो हो गया, जैसे कि मतलब साइटेशन है, फुट नोट्स बोल रहे हैं ना इसको, फुट नोट्स बोलते हैं, ठीक है, मैं गलती से रेफरेंस बोल दिया था। फुट नोट्स या इसी को हम लोग साइटेशन भी पढ़े हैं, साइटेशंस। इसमें LBID जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग तभी किया जाता है जब ठीक आपका ऊपर वाले जो स्रोत होते हैं, जो सोर्सेस लिखे होते हैं, उसको दोबारा लगातार उद्धृत करना हो। मतलब मान लीजिए कोई कंटेंट सोर्स लिखा हुआ ही है, और उसको फिर से आपको यहाँ पर लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप बस ये मेंशन कर देंगे LBID, सॉरी LBID है ना, तो इसका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखी गई बात है उसी को यहाँ पे कॉपी पोस्ट नहीं किया है, कॉपी पेस्ट किया गया, फुट नोट्स है ये, है ना। तो जो सोर्स है उसको दोबारा लगातार उद्धृत करना हो, उसको दिखाने के LBID का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। मतलब जो सोर्स है उसी के स्थान पर इसी रिपीट हो जाता है LBID। LBID लैटिन शब्द LBIDEM का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ उसी स्थान पर होता है, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों ही सत्य है और आर एक की सही व्याख्या करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। फुट नोट्स के बारे में LBID को समझ लिए भी। अब यहाँ पे देखिए, शोध में जो MLA है, MLA शैली का उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा और जीवन विज्ञान लाइफ साइंस में किया जाता है, आपको पढ़ाया हूँ इसको। जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते थे दोस्तों, ह्यूमैनिटीज़ के लिए करते थे, जैसे साहित्य और भाषा के क्षेत्र में होता था, चिकित्सा में नहीं होता था, जीवन विज्ञान में भी नहीं होता, बायोलॉजी में भी नहीं होता था। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि MLA किससे है आपका, ह्यूमैनिटीज़ से है। ह्यूमैनिटीज़ हो गया आपका, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज स्टडी ये सब चीज़ों में होता है, साहित्य हो गया, है ना, लिटरेचर हो गया, ये सभी चीज़ों पे अपन इसको उपयोग करते हैं, ठीक। तो ये तो पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन है, वो गलत है दोस्तों। दूसरा देखिए, कारण चिकित्सा विज्ञान में वैनक्यूवर एंड NLM संदर्भ शैली को प्राथमिकता दी जाती है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस में जो वैनक्यूवर है या AMA जो है ना, या NLM जो है, इस संदर्भ शैली को प्राथमिकता दी जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो ए गलत है, आर सही है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शोध प्रबंधन जिसको हम बोलते हैं थीसिस, इसके प्रारंभिक भाग में स्वीकृति एक्नॉलेजमेंट और विषय सूची टेबल ऑफ कंटेंट्स को शामिल करने का अनिवार्य माना जाता है। शोध प्रबंधन थीसिस के प्रारंभिक भाग में जो स्वीकृति होती है, एक्नॉलेजमेंट, और जो विषय सूची होती है, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स को शामिल करना अनिवार्य माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है वो। कारण है, ये पाठक को शोध प्रबंधन की संरचना, जो इसके स्ट्रक्चर को समझने और उन लोगों को श्रेय देने में मदद करता है जिन्होंने शोध में सहायता करी है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। जो आपका थीसिस है, उसकी शुरुआती भाग में जो जो प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, प्रारंभिक भाग जिसको बोल रहे हैं हम लोग, है ना, इसमें विशेष सूची जो है आपका, ठीक, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है ना, और आभार स्वीकृति लिखना आवश्यक होता है दोस्तों। आभार व्यक्त करना जो उसके हैं उसको लिखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य शामिल किया जाता है, ताकि जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो शोध की क्या है संरचना को समझ सकें, और जो लोग मदद किए हैं, है ना, उस शोध में जो भी लोग हो गए, आपके संस्थान हो गए, उसको आपको क्रेडिट दिया जाता है। तो ए और आर तो बिल्कुल ही सत्य है, और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22 देखिए, संदर्भ ग्रंथ सूची जिसको हम लोग बोल रहे हैं बिब्लियोग्राफी, कंफ्यूज नहीं होगा, संदर्भ बोले तो सिर्फ रेफरेंस, संदर्भ ग्रंथ सूची मतलब आपका हो गया बिब्लियोग्राफी, और संदर्भ लेखन बोलेंगे तो आपका फुट नोट्स और साइटेशन का बात हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। तो संदर्भ ग्रंथ सूची जिसको बोल रहे हैं बिब्लियोग्राफी में पुस्तकों के प्रकाशन का वर्ष लिखना आवश्यक नहीं होता, गलत बात है भाई, लिखना आवश्यक होता है, ना कि आपका आवश्यक नहीं। संदर्भ ग्रंथ सूची में पुस्तकों के लेखक जो होते हैं, उसके शीर्षक के साथ साथ प्रकाशन का वर्ष लिखना बिल्कुल अनिवार्य, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे कारण देखिए, प्रकाशन का वर्ष पाठकों को ये जानने में मदद करता है कि दी गई जो जानकारी है कितनी प्रासंगिक और अद्यतन है, बिल्कुल सही बात है, कारण तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये जो आ रहा है बिल्कुल सही है ना, क्योंकि वर्ष लिखने से ही आपको पाठकों को ये पता चल पाता है कि जो जानकारी है कितना आधुनिक है, कितना आपको प्रासंगिक है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 देखिए दोस्तों, गुणात्मक डेटा जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, जैसे साक्षरता का टेक्स्ट विश्लेषण करने के लिए atlas.ti का एक उपयोगी ICT उपकरण होता है दोस्तों, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। गुणात्मक डेटा जो होते हैं, है ना, क्वालिटेटिव जो आपके डेटा होते हैं, क्वालिटी डेटा होते हैं, या फिर आप क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, उसका विश्लेषण करने के लिए atlas.ti उपयोग ICT उपकरण होता है दोस्तों, एक प्रकार का क्या है, atlas.ti सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और कारण बोल रहा है ये सॉफ्टवेयर कोडिंग श्रेणियों के निर्माण और वैचारिक नेटवर्क बनाने में शोधकर्ता की सहायता करता है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। atlas.ti एक प्रमुख गुणात्मक डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसका अपन उपयोग कर रहे हैं। साक्षरता के टेक्स्ट हो गया,
या ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, उसके एनालाइज के लिए किया जाता है। ठीक। और आपके कारण भी यहाँ पे सही बोल रहे हैं। कारण क्यों सही बोल रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेटा एक प्रकार की कोडिंग करने या विभिन्न श्रेणियां जो थीम्स होते हैं उसको बनाने या उनके बीच जो नेटवर्क स्थापित करने में शोधकर्ता की क्या करता है, मदद करता है। ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। इंटरनेट आधारित शोध में डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफायर, जिसको बोलते हैं डीओआई, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफायर का अत्यधिक महत्व होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है भाई। इंटरनेट आधारित शोध में डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफायर डीओआई का अधिक अत्यधिक महत्व होता है। कारण देखिए, डीओआई किसी शोध पत्र या ऑनलाइन दस्तावेज का एक स्थायी और विशिष्ट लिंक प्रदान करता है, भले ही उसका यूआरएल बदल जाए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफायर जो डीओआई है, इंटरनेट आधारित शोध में बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी आपका जैसे शोध पत्र को डीओआई मिलता है तो वो उसका मतलब जो एक अस्थायी और विशिष्ट डिजिटल पता बनाना बन जाता है वहाँ पर। ठीक है। और मान लीजिए इसको भविष्य में प्रकाशक अपनी वेबसाइट पर बदल दे या उसका यूआरएल भी बदल दे यदि, तो भी जो डीओआई है जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, उसके जरिए उस पेपर को हमेशा खोजा जा सकता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर कि डीओआई एक प्रकार का डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है जिसके माध्यम से आपके पेपर में जो लिखा है उसको हमेशा खोजा जा सकता है दोस्तों। चाहे उसका यूआरएल ही क्यों ना बदल दें, चाहे उसका आपका वेबसाइट ही क्यों ना बदल दें। तो ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऑनलाइन अकादमिक नेटवर्क जैसे कि रिसर्च गेट हो गया और आपका एकेडमिक .edu एजुकेशन शोधकर्ता के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल देता है भाई, है ना। ऑनलाइन अकादमिक जो नेटवर्क है, ऑनलाइन एकेडमिक नेटवर्क रिसर्च गेट या एकेडमिक .edu शोधकर्ता के बीच एक सहयोग बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। कारण देखिए, कारण में लिखा है ये मंच शोधकर्ताओं को अपने शोध पत्र साझा करने, उद्धरण अर्थात साइटेशंस ट्रैक करने में और सहकर्मियों से जुड़ने की अनुमति देता है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। रिसर्च गेट हो गया और जो आपका एकेडमिया .edu है, ऐसे प्लेटफॉर्म को शोधकर्ता का सोशल नेटवर्क कहा जाता है। किसका कहा जाता है? शोधकर्ता का सोशल नेटवर्क। याद रखेंगे, हमारा नहीं है। और हमारा जनरली आपका सोशल नेटवर्क कौन सा है? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। लेकिन एक रिसर्चर जो होते हैं उसका जो सोशल प्लेटफॉर्म है रिसर्च गेट है और एकेडमिक .edu है, एकेडमिया .edu। ये मंच दुनिया भर के जो आपके वैज्ञानिक हैं उनको अपने शोध का मुफ्त साझा करने, मतलब जो भी ज्ञान है उनके शोध हैं उसको फ्री में आपका क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, शेयर कर रहा है। उनके वैज्ञानिक के जो भी काम को पढ़ने या उनका जो साइटेशंस हो गया, ठीक है, उसको ट्रैक करने, आपस में मिलकर के कोलैबोरेशन करके मतलब काम करने की भी अनुमति देता है दोस्तों। तो इसलिए याद रखेंगे, जो रिसर्चर होते हैं उनके जो आपके सोशल नेटवर्क बोल सकते हैं, सोशल आपके नेटवर्क कौन कौन से? रिसर्च गेट और एकेडमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है और दोनों ही सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट है, शोध के डेटा विश्लेषण चरण में एमएस एक्सेल का उपयोग बड़ी सांख्यिकीय गणनाओं के लिए कभी नहीं किया जा सकता। ये तो भाई बिल्कुल गलत बात है। एमएस एक्सेल का क्यों नहीं उपयोग करेंगे? कथन बिल्कुल गलत है। एमएस एक्सेल का उपयोग बड़ी संख्याएं गणनाओं के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। कारण देखिए, एक्सेल जटिल सांख्यिकीय विश्लेषणों के आवश्यक पी वैल्यू या टी टेस्ट जैसी गणनाएं करने के लिए टूल प्रदान करता है। देखिए, कारण तो बिल्कुल सही है लेकिन ये गलत है। आपका कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि एमएस एक्सेल का उपयोग बड़े पैमाने पर जो सांख्यिकी डेटा होते हैं, स्टैटिक्स जो डेटा होते हैं और डेटा गणनाओं के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। एमएस एक्सेल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप सभी जानते हैं। एमएस ऑफिस का ये पार्ट है दोस्तों, एमएस एक्सेल, और आप सभी को आता होगा स्प्रेडशीट में काम करना, उम्मीद करता हूँ। और इसका कारण देखिए बिल्कुल क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि एक्सेल में जो है आपका डेटा एनालिसिस, आपका जो टूल पैक हो गया, उसकी मदद से शोधकर्ता आपके डिजिटल या आपका जटिल जो विश्लेषण है ना, उसको टी टेस्ट या आपका जो पी वैल्यू हो गया या एनोवा हो गया, है ना, उसकी गणना करने के लिए आसानी से ये यूज़ किया जाता है। तो ए सही है, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। यदि कोई शोधकर्ता बिना किसी डेटा संग्रह के अपने मन से काल्पनिक परिणाम लिख देता है, कोई शोधकर्ता बिना किसी डेटा को कलेक्ट किए अपने मन से लिख रहा है दोस्तों, तो इसे डेटा जालसाजी, जिसको बोलते हैं फैब्रिकेशन, कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर ये सत्य बात है दोस्तों कि अगर कोई रिसर्चर बिना किसी भी डेटा संग्रह किए, बिना किसी जानकारी के एक काल्पनिक रिजल्ट लिख दे रहा है तो उसको फैब्रिकेशन के अंतर्गत कहा जाता है, फैब्रिकेशन कहा जाता है, डेटा जालसाजी कहा जाता है। कारण डेटा जालसाजी शोध नैतिकता के अंतर्गत सबसे गंभीर अकादमिक अपराधों में से एक है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है।
हालांकि जो कथन बोल रहा है कि यदि कोई शोधकर्ता बिना किसी डेटा संग्रह के अपने मन से काल्पनिक परिणामों लिख देता है तो उसे डेटा फैब्रिकेशन कह रहा है। इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है, जो कारण है, कारण बोल रहा है कि ये आपके शोध नैतिकता के अंदर का सबसे गंभीर अकादमिक अपराध है, लेकिन ये कारण नहीं बन रहा है दोस्तों। मतलब ए और आर दोनों ही सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, बिना किसी वास्तविक प्रयोग किए या फिर आपका डेटा संग्रह के अपने मन से जो झूठे आंकड़े के आपका रिजल्ट तैयार करता है, जिसको हम लोग एकेडमिक भाषा में बोलते हैं डेटा जालसाजी, मतलब फैब्रिकेशन, है ना, ये कहलाता है दोस्तों। और कारण भी पूरी तरह से आपका क्या है दोस्तों, सही है, क्योंकि शोध नैतिकता जो आपका रिसर्च एथिक्स है उसके उल्लंघन का सबसे गंभीर अपराध में से आपका फैब्रिकेशन भी आता है, फाल्सिफिकेशन भी आता है, प्लेजरिज्म भी आता है, सभी चीजें आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में आ गए दोस्तों। यूजीसी के अनुसार 10% तक की समानता, 10% तक की सिमिलैरिटी इंडेक्स मिलने पर शोधकर्ता को दंडित नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर है ना समानता कॉपी किया है किसी ने, किसी का डेटा 10% तक का, तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि 10% तक की समानता को सामान्य माना जाता है, जिसमें परिभाषाएं, आपका सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो चीज़ें लिखी है वो सत्य रहेगा, और मानक शब्दावली शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई भी शोध करता है, उसके जो आपके थीसिस हैं उसमें 10% तक की समानता अदर लोगों से मिल सकती है। उसके अंतर्गत आएगा आपका जो डेफिनेशन है, जो आपका यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो चीज़ें, और जो आपका स्टैंडर्ड जो शब्दावली जो टर्मोलॉजी है वो हो सकते हैं। इसलिए ए और आर दोनों ही सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। यूजीसी आपका जो आपका प्लेजरिज्म जो रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार जो 10% है दोस्तों, 10% तक की समानता लेवल 0 के अंतर्गत रखा गया है, और इसमें मिलने वाला जो छात्र को कोई दंड नहीं दिया जाता अगर मिल जाता है तो, और थीसिस स्वीकार कर ली जाती है इसमें। और इसका कारण ये है कि 10% की जो 10 तक की जो समानता है वो भाषा जो हो गया, सार्वभौमिक सत्य है, कानून हो गया, मानक जो शब्दावली है, गणितीय सूत्र हो सकते हैं, इन्हें साहित्यिक चोरी नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ए और आर दोनों ही सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, शोध में हितों का टकराव जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, शोध की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है क्या? बिल्कुल। ठीक है, शोध में जो हितों का टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, शोध की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। कारण है, हितों का टकराव तब होता है जब शोधकर्ता को उस कंपनी या संस्था के से वित्तीय लाभ मिल रहा हो जिसे उत्पाद या वह परीक्षण कर रहा हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हितों का टकराव जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, शोध की निष्पक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है दोस्तों। जब किसी शोधकर्ता को किसी विशिष्ट आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गया या कोई व्यावसायिक संस्था हो गया मान लीजिए, उसकी फंडिंग या वित्तीय लाभ मिलता है, तो इस बात को पूरी तरह संभावना होती है कि वह अनजाने में या जानबूझ करके ही सही और उसी कंपनी के उत्पादों के पक्ष में परिणाम दिखा रहा है। तो इसलिए ए और आर दोनों ही क्या हो रहा है, आपका सही हो रहा है, और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कमजोर या संवेदनशील समूह जैसे कि बच्चे या हो गए आपके कैदी हो गए, कैदियों पर शोध करते समय जो नैतिक सुरक्षा के कड़े नियम लागू होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कमजोर है या आपका जो संवेदनशील समूह है, जैसे बच्चे ही हो या महिला हो गया या कोई कैदी हो गया मान लो, उसमें शोध करते समय नैतिक सुरक्षा के बड़े या कड़े नियम लागू होते हैं। कारण है ये समूह अपनी स्वतंत्र इच्छा से पूर्णतः सूचित सहमति इन्फॉर्म कंसेंट देने या दबाव का विरोध करने की स्थिति में नहीं हो सकता दोस्तों। बात बिल्कुल सत्य है। बच्चे हो गए, कैदी हो गए, महिला हो गए, या मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ लोग संवेदनशील समूह जिसको बोलते हैं आपका वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंतर्गत आएगा ये। और इन पर शोध के नियम बहुत ज़्यादा ही कड़े होते हैं, क्योंकि ये लोग कानूनी या आपका जो व्यवहारिक रूप से बिना किसी डर या दबाव के अपनी पूरी जो आपका सूचित सहमति जिसको बोल रहे हैं इन्फॉर्म कंसेंट हो गया, इसमें देने में आपका असमर्थ होते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कैदी जो है आपका जेल प्रशासन के दबाव में आकर हाँ कह सकता है। ठीक है, तो ए और आर यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों ही सही हो रहा है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, उत्तर प्रत्यक्षवादी जिसको हम पोस्ट पोस्टिरिज्म कह रहे हैं, उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मानता है कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी एक आदर्श है जिसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पोस्टिविटीज में कह रहा है कि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी एक आदर्श है जिसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये दोस्तों, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 लिख लीजिएगा, ये पहला ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये मानता है कि पूर्ण वास्तविकता एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी एक आदर्श है जिसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
कौन? पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। दूसरा, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों के मिश्रण जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन का समर्थन करता है। इसके अनुसार ज्ञान केवल इंद्रियजन अनुभव सेंसरी एक्सपीरियंस का तक ही सीमित है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। ये टाइप नहीं हो पाया था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है इसके अनुसार केवल केवल इंद्रियजन अनुभव सेंसरी एक्सपीरियंस तक ही सीमित है, ये गलत है। जबकि ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों के मिश्रण का समर्थन करता है, ये सही है। और ऑप्शन नंबर बी भी आपका ए भी सही है। ये मानता है कि पूर्ण वास्तविकता है ना एक आदर्श है जिसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही है, इसलिए आपका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब कि जो कथन थे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 में से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों ही सत्य है, इसलिए ये दोनों ही आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर पे होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रयोगात्मक शोध जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी को खतरा पैदा करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस है इतिहास, हिस्ट्री, प्रयोग के दौरान बाहरी घटनाएं होना। दूसरा है परिपक्वता मैचुरेशन, समय के साथ प्रतिभागियों में स्वाभाविक बदलाव। ऑप्शन 3 है कुछ मतलब पॉइंट 3 है प्रतिदर्श चरण मोर्टैलिटी, ठीक है। मोर्टैलिटी प्रयोग के बीच में प्रतिभागियों को छोड़ देना। ये ऑप्शन डी है। मतलब पॉइंट 4 है सांख्यिकी प्रतिगमन स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा सही। क्यों? क्योंकि देखिए इतिहास जो है ना के जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें ना चारों जो आंतरिक वैधता है इंटरनल वैलिडिटी को नुकसान पहुंचने वाले ये चारों कारक हो सकते हैं। पहला तो आपका इतिहास ही हो गया जिसमें प्रयोग के दौरान बाहरी घटी जो कोई घटना है उसके परिणाम को क्या कर सकता है? बदल सकता है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो आपका मैचुरेशन है, समय के साथ जो आपका प्रतिभागियों में स्वाभाविक जो है आपका खुद मतलब जैसे समय के साथ प्रतिभागी खुद थक जाता है या परिपक्व हो जाता है तो ये भी इम्पैक्ट डालता है उसमें, है ना। प्रतिदर्श चरण मतलब मॉर्टैलिटी जिसको बोल रहे हैं कि प्रयोग मतलब जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है प्रयोग पूरा होने से पहले ही कुछ लोगों को रिसर्च छोड़ करके यहाँ चले जाते हैं दोस्तों, तो ये भी कारण पड़ सकता है। और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग सांख्यिकी प्रतिगमन, ये अत्यधिक चरम स्कोर है ना धीरे धीरे औसत की तरफ ये क्या करता है? झुकाव करता है, तो ये भी एक कारण बनता है, इसलिए आपका चारों ही कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 में हमने ऑप्शन नंबर डी को सही किया दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। गुणात्मक अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइनों को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बनाती है सही? कौन सी उसकी विशेषता है क्वालिटेटिव रिसर्च की डिजाइन में? पहला है मुख्य रूप से उभरती हुई इमरजेंट शोध रूपरेखा का उपयोग करता है। गुणात्मक शोध उभरती हुई रूपरेखा इमरजेंट डिजाइन का पालन करता है दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रकार का लचीला होता है और फील्ड वर्क के दौरान ये बदल सकता है, इसलिए ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श जो पर्पसिव सैंपलिंग को प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो आपका रैंडम सैंपलिंग के बजाय आपका विषय के जो जानकार को चुनने के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श पर्पसिव सैंपलिंग का उपयोग होता है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसके निष्कर्षों को बड़े पैमाने पर सांख्यिकी सामान्यीकरण किया जा सकता है, गलत बात है। इसके निष्कर्षों को बड़े पैमाने पर आपका सांख्यिकी सामान्यीकरण जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि सैंपल साइज बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए ये गलत है। चौथा है शोधकर्ता स्वयं डेटा संग्रह के एक मुख्य उपकरण के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो आपका साक्षात्कार या अवलोकन करते समय शोधकर्ता स्वयं जो डेटा संग्रह के मुख्य उपकरण को यहाँ पे अपने रूप में मतलब कार्य यूज करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 1 सही है, 2 सही है और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है जिसमें 1, 2 और 4 सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शोध में परिकल्पना, ठीक है। शोध में परिकल्पना परीक्षण अर्थात हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान होने वाली जो त्रुटियों के बारे में क्या सच है? टाइप 1 त्रुटि को अल्फा त्रुटि भी कहा जाता है, पहला पॉइंट है दोस्तों ये, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट में लिखा है टाइप 1 त्रुटि को अल्फा त्रुटि भी कहा जाता है, और दूसरा टाइप 2 त्रुटि तब होती है जब हम एक सत्य वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लेते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे लिख लीजिए, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। पहला, दूसरा और आपका तीसरा, ठीक। तो तीसरा है प्रतिदर्श का आकार सैंपल साइज बढ़ाने से टाइप 2 त्रुटि की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। क्या बोल रहा है? टाइप 1 त्रुटि को अल्फा त्रुटि भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सत्य है ना। टाइप 1 त्रुटि जब एक सत्य शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है तो अल्फा त्रुटि भी कहा जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जब एक सत्य शून्य परिकल्पना, ठीक है, जो आपकी सत्य जो शून्य मतलब ट्रू नल हाइपोथेसिस
परिकल्पना को क्या कर दे रहे हैं अपन, खारिज कर देंगे। खारिज मतलब कि नेगलेक्ट कर देंगे, डिनाई कर देंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, अल्फा अल्फा त्रुटि भी कहा जाता है दोस्तों, खारिज करने पर। ठीक है, अल्फा अल्फा त्रुटि भी कहा जाता है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, टाइप टू त्रुटि तब होती है जब हम एक सत्य वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लेते हैं। गलत बात है बिल्कुल भाई ये। ठीक है, देखिए टाइप टू त्रुटि तब होती है जब हम एक गलत शून्य परिकल्पना, यहाँ पर क्या लिख दिया, सत्य लिख दिया है, ये अगर गलत होता ना, गलत वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लेते तब सही होता है ये कथन। तो यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, टाइप टू त्रुटि तब होती है जब हम गलत, ठीक है लिख लीजिएंगे आप लोग, टाइप टू जो आपकी त्रुटि होती है ये कब होगी, जब हम एक गलत वैकल्पिक परिकल्पना क्या कर ले, स्वीकार करते हैं। इसको याद रखेंगे, गलत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं, तभी आपका किसके अंतर्गत आता है, आपका टाइप टू त्रुटि के अंतर्गत आता है, यानी सत्य वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, स्वीकार तब करेंगे जब अपन का ये गलत होगा, गलत वैकल्पिक परिकल्पना, और अगर सत्य वैकल्पिक परिकल्पना होगा तो उसको हम लोग अस्वीकार करेंगे। दोनों चीज समझ रहे हैं, दोनों वाइस वर्सा है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सत्य वैकल्पिक जो परिकल्पना को स्वीकार करना कोई त्रुटि नहीं बल्कि एक निर्णय होता है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, लिख देता हूं मैं, सत्य जो आपका वैकल्पिक हो गया परिकल्पना, और परिकल्पना स्वीकार करना जो हो गया आपका, ठीक है, स्वीकार करना, यह निर्णय कहलाता है, निर्णय कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो पॉइंट 2 लिखा है ये तो गलत हो गया। और तीसरी बात लिख रहा है, प्रतिदर्श का आकार सैंपलिंग साइज बढ़ाने से टाइप टू त्रुटि की संभावना कम हो जाती है, ये सत्य है दोस्तों। ठीक है, तो ए और थर्ड मतलब 1 और 3 दोनों ही सही है, 2 आपका सेकंड ये गलत है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे काट देंगे, टाइपिंग एरर हो गया, केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो सैंपल साइज है ना, प्रतिदर्श का आकार सैंपल साइज बढ़ाने से टेस्ट की जो शक्ति होती है, पावर ऑफ टेस्ट बढ़ती है, जिससे टाइप टू त्रुटि, इसको टाइप टू त्रुटि को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर सैंपल साइज को बढ़ाएंगे, ठीक है, सैंपल साइज को आकार को बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों, जो टेस्ट का जो पावर ऑफ टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब टेस्ट की शक्ति, पावर ऑफ टेस्ट, ये क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ता है पहला चीज। अब ये बढ़ेगा टेस्ट अगर, तो टाइप टू त्रुटि जो है वो क्या होगा, कम होगा, जिससे टाइप टू जो त्रुटि है वह कम होगा, क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात, टाइप टू त्रुटि जो होती है इसको क्या भी बोला नाम, जो क्या नाम से जाना जाता है याद रखेंगे, टाइप टू जो त्रुटि है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बीटा त्रुटि बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा त्रुटि। और टाइप 1 को क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्फा त्रुटि। ठीक है, मतलब कि अल्फा त्रुटि कब होगी, जब सत्य शून्य परिकल्पना को खारिज करने पर अल्फा त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो एक प्रकार का निर्णय कहलाएगा। तो ये सभी चीजें थी क्वेश्चन नंबर 34 में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, सूची 1 में शोध के प्रकार बताए गए हैं और सूची 2 में मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। एक में शोध का प्रकार है और इसका उद्देश्य बताया है, इसको सम्मिलित करना है। सूची 1 शोध के प्रकार, सूची 2 आपके मुख्य उद्देश्य, इसको आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका, इधर का पार्ट आपका उद्देश्य और इधर का पार्ट आपका हो गया प्रकार। ठीक है, देखिए पहला है मूल शोध, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल आपका रिसर्च। तो मूल शोध जो होता है, फंडामेंटल आपका रिसर्च जो होता है, ये क्या करेगा, नए सिद्धांतों का निर्माण करेगा और ज्ञान शोध का विस्तार करेगा। मतलब आपका ए का तो लिख लेते हैं पहले, 4 क्लियर हो गया। दूसरा अनुप्रयुक्त शोध, जिसको बोलते हैं अप्लाइड, और अप्लाइड रिसर्च कहाँ करेंगे अपन, किसी व्यवहारिक परिस्थिति में लागू करेंगे इसको, मतलब बी का जो हो गया 1 हो गया। इसके बाद एक्शन करेंगे, एक्शन कब होगा, जब हम लोग को तुरंत समाधान खोजना होगा, तो सी का तो 2 समझ में आ गया दोस्तों, माफ करिएगा, ये जो है आपका, ये आपका थर्ड में आएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी मौजूदा परिस्थिति में सुधार करने के लिए चक्रीय प्रक्रिया, मैं बताया हूँ ना, एक्शन कहाँ होगा, चक्रीय प्रक्रिया में होगा, सी का 3 हो गया। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, इवैल्यूएशन करेंगे कब हम लोग,
जब कभी स्थानीय स्तर की समस्या होगी और किसी भी परिस्थिति बोल रहे हैं ना भाई, किसी भी मौजूदा परिस्थिति में कभी भी कुछ आकस्मिक आ गया अचानक से, तब उसमें हम लोग एक्शन देंगे। लेकिन स्थानीय स्तर की समस्या को तुरंत समाधान करने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। 4 का हो जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार ए का 4 देखिए, मतलब डी का 2 हो जाएगा। ए का 4 जहाँ दिख रहा है 2 जगह दिख रहा है, इसके बाद बी का 1 भी 2 जगह दिख रहा है, सी का 3 देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और डी का आपका 2 होगा। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया फंडामेंटल शोध के प्रकार और शोध के जो उद्देश्य हैं उसको हमने सुमेलित कर लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए आज का जो सेशन है यहीं पर ही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक लाइक ज़रूर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, ताकि जो लोग महंगे कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते या जो कोचिंग नहीं जा सकते या जिनके पास समय का अभाव है, वो लोग हमसे जुड़ करके कभी भी कहीं भी बैठ करके हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का यूनिट 2 जो होता है दोस्तों समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 में बढ़ेंगे, या फिर यूनिट 3 में जो है कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको मैं एक आध वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। यूनिट 4 में भी बढ़ सकते हैं, वो देखते हैं मैं आज किस प्रकार से मैं इसको चीज़ों को कवर करता हूँ। बाकी यूनिट 1 और आपका यूनिट 2 पूरा खत्म हो गया है दोस्तों। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आपका पूरा फिनिश हो चुका है और इसके जितने भी नोट्स हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूँ, और जो बचे हैं आज के वीडियो हो गए और जो 1 लाइनर फैक्ट हैं OL जो हैं आपके, वो भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, जिन्हें भी PDF अभी भी बाय करना है दोस्तों, जिन्हें PDF बाय करना है वो हमारे 8962530503 में व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप करके परचेस कर सकते हैं दोस्तों PDF नोट्स। इस PDF नोट में आपको पूरा थ्योरी दिया जाएगा, जितना भी हमने करा रहा है उसको, थ्योरी के साथ MCQs भी दिया जाएगा। MCQ में आपका PYQ भी रहेगा दोस्तों। PYQs जैसे चल रहा है वो 1 लाइनर फैक्ट्स रहेंगे आपके सिलेबस के अनुसार, 1 लाइनर फैक्ट्स, और साथ ही साथ आपका टेस्ट पेपर दिया जाएगा। ठीक है, 5 टेस्ट जो है वो भी दिया जाएगा आपके सिलेबस के अंत में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे व्हाट्सअप करने से, आप परचेस कर सकते हैं उसे। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहिए आगे। धन्यवाद।